Good morning class 12th, Political Science. In the previous video, we done with the topic with NIEO, New International Economic Order. In this video, we will do the topic, is NAM relevant now? CBSE used to ask this topic and used to take questions from this topic also. In this topic, we'll try to understand that during 1991, Cold War was ended, but nowadays we can see two major institutions from the time period of the Cold War. The first one is the NATO. It's still working as an organization, and NAM as a movement which was started during the Cold War for as a alternative option for the newly independent nations is still working. Okay, how NAM is relevant at present? So let's see in some points. NAM involved as a strategy during the Cold War period, and we have seen that कि किस तरह से नाम ने अपने आप को कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में या कोल्ड वॉर एरा में जो सुपर पावर्स हैं उनके लिए एक एज अ अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करा लोगों को या नेशंस को, और एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर रहा हमेशा. द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. बच्चे, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड CBSE या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे बनेंगे सेकंड चैप्टर में पर्टिकुलरली जहाँ पर ये वर्ड बार बार यूज़ होगा. डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूट कर बिखर जाना. जब भी हम लोग USSR की बात करते हैं, USSR ने कोल्ड वॉर हार गया या USSR कोल्ड वॉर में हार गया, पर हारने के साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है. मैं अभी आपको बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलता है कि जो USSR है वो 15 इंडिपेंडेंट नेशंस का एक यूनियन रहा, और वही एक ऐसा यूनियन था जहाँ पर 15 इंडिपेंडेंट नेशंस ने अपने आप को कोलाइड किया और सभी ने एक साथ मिलकर USA के डोमिनेंस या फिर USA को एज अ सुपर पावर चैलेंज करने का प्लानिंग किया. और USSR 1917 से काम कर रहा था. उससे पहले भी जितनी भी वॉर्स हुई उन सभी जगहों पर USSR ने ही एड्रेस किया, और कोल्ड वॉर में भी. पर 1991 के अंदर वो टूट कर बिखर गया, यानी कि सभी नेशंस, जो 15 मेंबर नेशंस का ग्रुप था, ये सभी नेशंस अलग अलग हो गए. ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991, NAM एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. ये वर्ड याद रखेंगे प्लीज़. प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड as a global movement became somewhat irrelevant. यानी कि हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस तरह से बाकी नेशंस की और इंडिया की भी ये एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है. बेटा, फॉरेन पॉलिसी का मतलब यहाँ पर है जब भी एक नेशन इंडिपेंडेंट होता है तो वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया बहुत सारे नेशंस के साथ रिलेशन बनाते हैं, जैसे कि USA हो गया, USSR है, या प्रेजेंट टाइम पीरियड पर हम लोग रशिया की बात करते हैं या चाइना की बात करते हैं, या फिर आपके पाकिस्तान की बात की जाती है, नेपाल की बात की जाती है, एंड सो ऑन. देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट. तो इनमें से सभी नेशंस के साथ, इंडिया के अलावा दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी नेशंस के साथ इंडिया किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर या बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे जिसके ऊपर इन सभी नेशंस के साथ डील किया जाएगा, वो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ का पार्ट है. ऐसे ही NAM इज़ वन ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी. बेटा, ये एक टॉपिक आएगा पूरा का पूरा बाद में आपकी सेकंड बुक के अंदर. इंडिया फॉरेन पॉलिसी करके पूरा एक टॉपिक है, या फिर इंडिया का एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपके पास. और NAM जो है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मेन प्रिंसिपल है. और ये कहा जा रहा है कि NAM जो कि उस टाइम पीरियड पर भी और आज के टाइम पीरियड में भी एक इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था और आज भी वो काम कर रहा है.
तो हाउ एवर दिस इज़ नॉट ट्रू, तो यानी कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम पीरियड में वो इररेलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो प्रेजेंट टाइम पीरियड में भी रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है और काम कर रहा है। NAM contains certain core ideas। अब NAM एज अ मूवमेंट कुछ बेसिक आइडियाज़ पर काम कर रहा है, उसके अपने खुद के कुछ आइडियाज़ और कुछ वैल्यूज़ हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन आइडिया टू डेमोक्रेटाइज, यानी कि अपने नेशंस को और वो नेशंस जो कि उस टाइम पीरियड पर इंडिपेंडेंट हुए जब NAM एक्टिव हुआ 1961 में, और उसके बाद जितने भी नेशंस आते गए उनको धीरे धीरे करके डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम को एक्सेप्ट करवाना, ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी नेशन के साथ, बस ये था कि आप एज ए NAM मेंबर्स आप लोगों को या नेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट गवर्निंग सिस्टम, और उसे ग्लोबल सिस्टम का पार्ट बनाया जा रहा है बाय क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन द फेयरनेस एंड इक्वालिटी। तो इस पैराग्राफ में या इस थर्ड पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि NAM प्रेजेंट टाइम पीरियड पर भी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के कुछ आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर वो हमेशा से काम करता आया है, जिसमें उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोर आइडिया है वो क्या है कि नेशंस ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर इक्वालिटी के साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फेयरली डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम के अंदर काम करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कोर आइडियाज़ ऑफ द कोऑपरेशन। अब डेमोक्रेसी तो एक पॉइंट है, उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़, वैल्यूज़ या आइडियाज़ के ऊपर काम करता है। ये है जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन मूवमेंट्स देखे हैं जहाँ पर ब्लैक्स एंड वाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है। ग्लोबल वार्मिंग प्रेजेंट टाइम पीरियड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है डिस्कशन करने का नेशंस के लिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ये टॉपिक आपका दोबारा आएगा। नॉर्थ एंड साउथ कोऑपरेशन, बेटा ये टर्म याद रखेंगे, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। ये इसी बुक के लास्ट चैप्टर में, जब आप ग्लोबलाइजेशन नाम से एक चैप्टर है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर 9 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ये टर्म आएगा। यहाँ पर नॉर्थ वर्ड यूज़ किया गया है डेवलप्ड नेशंस के लिए, और साउथ वर्ड यूज़ किया गया है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ स्टेट्स के अंदर यूरोपियन नेशंस आएंगे, यूएसए आएगा, यूएसएसआर आएगा, या फिर प्रेजेंट टाइम पीरियड पे रशिया आएगा, जापान आएगा, ये नॉर्थ नेशंस हैं। साउथ नेशंस के अंदर एशिया के नेशंस आते हैं ज़्यादातर, और अफ्रीकन नेशंस आएंगे। कहने का मतलब ये है जो नेशंस इकोनॉमिकली एडवांस हैं, डेवलप्ड हैं, वो नॉर्थ हैं। वो नेशंस जो इकोनॉमिकली एडवांस नहीं हैं, वीक हैं, वो साउथ नेशंस हैं। इसके साथ साथ साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी कि एक तो हम बात करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप्ड नेशन के बीच में कोऑपरेशन लाने की बात करता है नाम, और ये भी कहता है कि जितने भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं वो भी आपस में कोऑपरेट करें। बेटा टर्म याद रखना, ये दोबारा यूज़ होगी प्लीज़। टेररिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बाय NAM ओनली। ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट ऑन किए जाते हैं। ये टॉपिक फिर से आएगा बेटा ह्यूमन राइट्स वॉच करके। एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आपका ये आएगा। एंड प्रोटेक्शनिज्म की वो बात करते हैं, यानी कि ह्यूमन राइट्स क्या है, कौन वॉयलेट करता है, कैसे वॉयलेट होते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए भी काम करते हैं। आप लोगों के लिए टर्म्स न्यू नहीं हैं क्योंकि आपने क्लास 11th में ह्यूमन राइट्स वर्ड पढ़ा है। वो राइट्स जो एज अ ह्यूमन हमें मिलने चाहिए, और इन राइट्स को एंजॉय करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए या इन्हें सेलिब्रेट करने के लिए आपको किसी भी नेशन की सिटीजनशिप नहीं भी मिलती, तब भी एज अ ह्यूमन आपके पास कुछ राइट्स हैं। इन राइट्स के बारे में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और वही इनकी गारंटी भी आपको देता है। नेक्स्ट, ऑल दीज कोर इश्यूज रिमेन रेलिवेंट इवन आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं बेटा,
ये 1991 में एकदम से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ और ये सारे इश्यूज़ आ गए, ऐसा तो है नहीं। ग्लोबल वार्मिंग बहुत पुराना इशू है। नॉर्थ और साउथ को लेके जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक जब हम लोग नियो पढ़ रहे थे और हम बार बार कह रहे थे कि डेवलप्ड नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशन में या LDCs जो हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, उनके बीच में इकनॉमी के लेवल पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए या फिर इकोनॉमी की डेवलपमेंट में नॉर्थ नेशंस या जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो हमेशा से ये टॉपिक्स रेलेवेंट रहे हैं। तो इसीलिए NAM के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर्म होने के, वो ऑब्जेक्टिव्स या उनकी जो रेलेवेंसी है वो आज तक है। इसीलिए NAM के मूवमेंट को ख़त्म हो जाना चाहिए कोल्ड वॉर के बाद, ऐसी कोई ज़रूरत हमें नहीं दिखी। ऑल दीज कोर इशूज़ रिमेन रेलिवेंट इवन आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कब हो रहा है? 1991 में। एंड देयरफॉर NAM इज स्टिल रेलिवेंट, और इसीलिए रेलिवेंट है आज तक भी। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये प्रूफ होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये मेजर रीजंस हैं उसके प्रेजेंट टाइम पीरियड तक काम करने के। लास्ट पॉइंट है बेटा, इट इज़ अ वॉइस फोरम फॉर ऑल दी सप्रेस्ड नेशन। बेटा यहाँ पे सप्रेस्ड नेशन जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये वर्ड यूज़ किया गया आपके अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए, या उन नेशंस के लिए जिनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा पुअर है या बहुत ज़्यादा पुअर नेशंस हैं। तो उन नेशंस को वॉइस मिलती है, उन नेशंस को प्लेटफॉर्म दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए। तो वो प्लेटफॉर्म उनको कोई और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करती, वो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाता है बाय NAM। फाइट कलेक्टिवली अगेंस्ट दी, हम लोग बात करते हैं बहुत सारे पावरफुल नेशंस जैसे USA है, यूरोपियन नेशंस हैं, वो आज के टाइम पीरियड पर होमोजेनाइजेशन की, या होमोजेनाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, एक साथ इकट्ठे रहकर काम करने की बात करते हैं। और जब वो इकट्ठे रहकर काम करने की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वही सारा काम करें, और बाकी नेशंस को उसमें इन्वॉल्व करना वो ज़रूरी नहीं समझते। और यहाँ पर बाकी नेशंस कौन से हैं? वो सप्रेस्ड नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस। तो उनको भी वॉइस देता है NAM, इसीलिए वो ज़रूरी है ताकि वो बिग पावरफुल नेशंस के साथ रहकर भी अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप करवा सकेगा, और बहुत सारे इश्यूज़ जिनके बारे में डेवलप्ड नेशंस बात नहीं करते, काम नहीं करते, उनको बार बार एड्रेस करवाता है। तो इसीलिए NAM प्रेजेंट टाइम पीरियड पर रेलेवेंट है और वो ज़रूरी है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा, इज NAM रेलिवेंट नाउ डेज? तो येस, इट इज़ रेलिवेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देयर आर 6 रीजंस। थैंक यू so much. This video will be the second last video, and in the next video we will try to end the chapter and we'll do the topic India and the Cold War.